जी बच्चे, कल तक की जो हमारी कारस्तानी है वो कुछ ऐसे है कि हमने कल पढ़ा था फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और उसमें काफ़ी डिटेल हमने डिस्कस की थी कि डिस्टेंसेस क्या होते हैं और ये दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं, इनका आपस का डिस्टेंस कितना होता है ये भी हमने डिस्कस किया था। इस सारे डायग्राम में ये हमने लिखा था कि दोनों स्ट्रैंड के आपस का डिस्टेंस, ये सारा फिजिकल स्ट्रक्चर जो है डीएनए का हमने स्टडी किया था। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों की बुक में यहाँ पर अभी हम थोड़ा सा बुक से पढ़ते हैं। देखिए, आप लोगों की बुक में इन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर बताया हुआ है और ये देखिएगा, एक दिखाया हुआ है डीएनए का 5 एंड, दूसरा दिखाया हुआ है डीएनए का 3 एंड। इधर भी डीएनए का 5 एंड दिखाया हुआ है और 3 एंड दिखाया हुआ है, और जो स्ट्रैंड 5 से शुरू होता है वो 3 पे खत्म हो रहा है। गौर कीजिएगा, ये स्ट्रैंड यहां से शुरू हो रहा है ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये स्ट्रैंड 3 से शुरू हो रहा है, अब ये एक जो है वो अजीब सी बात लगती है कि एक स्ट्रैंड जो है वो 5 से शुरू होकर 5 पर क्यों नहीं खत्म हो सकता। वो 5 से शुरू होता है, 3 पे खत्म हो रहा है। ये देखें, ये 5 नंबर से शुरू हो रहा है, 3 पे खत्म हो रहा है। ये 3 से शुरू हो रहा है, 5 पे खत्म हो रहा है। सबसे पहला सवाल ये है कि ये 5 के ऊपर जो अपोस्ट्रोफे डाला हुआ है इसका क्या मतलब है, और 3 के ऊपर जो अपोस्ट्रोफे डाला हुआ है इसका क्या मतलब है। तो आइए हम ये सीखते हैं। बड़ी सिंपल सी बातें हैं, कोशिश ये है कि जल्द से जल्द खत्म हो जाए। बेटा याद रखिएगा कि जो राइबोज है वो 5 कार्बन शुगर है, ठीक है, और जो 5 कार्बन शुगर है उसमें देखिएगा कि 1 2 3 4 5। अच्छा बेटा, मुझे जरा ये बताइएगा अपनी मेमोरी को खंगाल के, अगर आपकी कहीं पे किसी खाने में कोई जो है वो कॉन्सेप्ट आपको याद हो कि किन दो कार्बन के दरमियान में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। पहला और सेकंड लास्ट। ये कुछ अजीब और गरीब किस्म की बात कर दी आपने, कोई और ट्राई करें। चलें छोड़ें, टाइम कम है। याद रखिए कि हमेशा हमेशा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 3 के दरमियान में बनेगा। ये कार्बन नंबर 5 है निचले वाले राइबोज का, और ये कार्बन नंबर 3 है ऊपर वाले राइबोज का। हमेशा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 3 के दरमियान में बनेगा। अब आइए अगली बात के ऊपर। याद रखें, अगर एक स्ट्रैंड कार्बन नंबर 5 पर खत्म हो जाता है और उसके ऊपर नो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, उसके ऊपर कोई फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर एक स्ट्रैंड कार्बन नंबर 5 पर खत्म हो जाता है और उसके आगे कोई फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं है तो उस एंड को हम क्या कहते हैं, 5 प्राइम एंड। ये अपोस्ट्रोफे कॉमा का मतलब प्राइम होता है। 5 प्राइम मतलब क्या हुआ कि अगर डीएनए का एक स्ट्रैंड ऐसे एंड पर खत्म हो रहा है जिससे ऊपर कोई फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं है, तो अल्टीमेटली वो किस पर खत्म हो रहा होगा, कार्बन नंबर 5 पर। अगर वो खत्म हो रहा हुआ तो इसका मतलब है उस एंड को आप कहेंगे 5 प्राइम। 5 प्राइम पढ़ते हैं इसको, उस एंड को आप कहेंगे 5 प्राइम एंड। और 5 प्राइम एंड की शर्त क्या है कि अगर उस स्ट्रैंड का एक सिरा 5 प्राइम पर खत्म हो रहा है तो उसका दूसरा सिरा कहां खत्म होगा। जी बेटा, दूसरा कार्बन कौन सा है जिसपे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है? एक तो 5 पे बन रहा है, दूसरा किस पे बन रहा है? 3rd पे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ये स्ट्रैंड यहां खत्म हो गया तो नीचे भी तो कहीं ना कहीं खत्म होना है ना। अगर 5 ऊपर मजीद बॉन्ड नहीं बना रहा और यहाँ 3 मजीद नीचे कोई फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं बना रहा, कोई फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं बना रहा, तो इसका मतलब है ये एंड कौन सा शुमार होगा? ये 3 एंड शुमार होगा। जहां जहां फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का जो जो कार्बन खाली होगा उस वाले एंड को उसी कार्बन नंबर का नंबर दे दिया जाएगा। अगर ये 5th कार्बन है और
इसके आगे कोई फॉस्फोडाइस्टर नहीं बन रहा, ये यहां पर एंड हो रहा है, तो ये एंड कहलाएगा 5 प्राइम। इसका ऑपोजिट एंड 3 क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसके देखें ना, इसका ऑपोजिट एंड 3 इसलिए कहलाएगा कि इसका 5 तो बिजी है। ये देखें, इधर देखें, इसके ऑपोजिट एंड पे कार्बन नंबर 5 तो बिजी है। कौन सा कार्बन फ्री है? 3 और 5 में से कौन सा फ्री है? 3 फ्री है ना। तो जो फ्री होगा उसी के नंबर पे हम उसका नाम रख देंगे, तो ये एंड कहलाएगा 3 प्राइम एंड। ये एंड 3 प्राइम एंड कहलाएगा। क्यों? यहां पर कार्बन नंबर 3 मजीद बॉन्ड नहीं बना रहा नीचे। और ये एंड कहलाएगा 5 प्राइम। क्यों? यहां कार्बन नंबर 5 मजीद फॉस्फोडाइस्टर नहीं बना रहा। बेटा इसको मैं 3 क्यों नहीं कह सकता और इसको मैं 5 क्यों नहीं कह सकता? जल्दी से आंसर करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है आपने, बिल्कुल सही कहा है कि पहले वाले में आप इसको इस तरह भी कह सकते थे कि जो ऊपर वाला है ना, ये वाला, इस वाले में 5th कार्बन फ्री है, वो फॉस्फोडाइस्टर नहीं बना रहा। बिल्कुल ऐसे ही इस वाले में 3rd कार्बन फ्री है, वो फॉस्फोडाइस्टर नहीं बना रहा। तो जो जो फ्री है, असल शर्त है 5 और 3 की, फॉस्फोडाइस्टर इन्होंने नहीं बनाने हैं। तो इनमें से जो जिस जगह पर फ्री होगा उसको उसका नाम दे दिया जाएगा। तो 5 प्राइम को की वजह 5 कार्बन है और 3 प्राइम एंड की जगह 3 प्राइम की वजह 3 प्राइम है। अच्छा, अब इसके बाद एक और बात आ जाती है इसको यहां पर छोड़ते हैं। एक बात आपसे और सवाल पूछता हूं। बेटा हमने क्या कहा, ए जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है टी से और जी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है सी से। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो ऐसे करते हैं, ये आपके पास जो है वो वाला 5th कार्बन आ गया जिसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप अटैच होना है। और हमने क्या कहा था, हमेशा कार्बन नंबर 1 के साथ क्या अटैच होगी? नाइट्रोजनस बेस। ये रूल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ, चलें आप लोगों की आसानी के लिए मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ एडेनिन। अब एडेनिन ने किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है? आगे थायमीन आनी चाहिए ना। तो अगर बेटा गौर कीजिएगा, बहुत गौर से ये बात सुने, आखिरी बात है डीएनए की। मैं अगली राइबोज लेकर आता हूँ। ये है कार्बन नंबर 5, इसके ऊपर फॉस्फेट है। तो उसके बाद जो है वो यहां मैं लगा देता हूँ थायमीन। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनाऊंगा मैं? प्रॉब्लम ये है, एडेनिन इधर है, थायमीन इधर है, इन दोनों के दरमियान में इतने एटम आ रहे हैं। तो वो कौन सा जरिया है कि मैं इस थायमीन को एडेनिन के करीब ले आऊं और डीएनए का स्ट्रक्चर भी डिस्टर्ब ना हो? इसका मैं अब आपको तरीका, आपको मेरी वो समझ आ गई मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। एडेनिन को थायमीन के क्रॉस में लाना है, वरना हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ही नहीं। एडेनिन जब तक थायमीन के क्रॉस में नहीं आएगी तब तक हाइड्रोजन बॉन्ड बनना ही नहीं है। और इस वक्त एडेनिन के क्रॉस में क्या आ रहा है? कार्बन, थायमीन नहीं आ रही। लिहाजा अब कोई ना कोई ऐसा काम करना है कि एडेनिन थायमीन के क्रॉस में आ जाए और डीएनए का स्ट्रक्चर भी डिस्टर्ब ना हो। इधर देखिएगा डीएनए का स्ट्रक्चर होता कैसे है। अगर एक राइबोज ऐसे है और उसके कार्बन नंबर 1 पे एडेनिन जुड़ी हुई है, तो थायमीन को इसके क्रॉस में लाने के लिए हमें क्या करना होगा? दूसरी साइड की राइबोज को उल्टा करना होगा। दूसरी साइड की राइबोज को आप उल्टा करेंगे तो ये कार्बन नंबर 1 इधर आ जाएगा। कार्बन नंबर 1 जब इधर आएगा तो कार्बन नंबर 1 के साथ क्या जुड़ा हुआ होगा? थायमीन। इन दोनों के दरमियान में डबल बॉन्ड बन जाएगा। याद रखिए, हमेशा हमेशा अगर एक जो स्ट्रैंड है उसमें ऊपर के एंड पर 5 कार्बन है, तो उसके ऑपोजिट स्ट्रैंड में ऊपर के एंड पर ये 1st कार्बन है, यहां से रीड करना शुरू करें, ये 2nd कार्बन है, ये 3rd कार्बन है। यहां पर एंड हमेशा 3 होगा। क्या वजह है? ये मैं आपको इसकी जो है वो जरा तरीके से इस बात को समझते हैं। ये देखें, ये 5th है ना, यहां पर देखिए ये 3rd है।
क्या वजह है? एक्चुअली हुआ ये है बच्चे कि हमने एक बेस को, एक न्यूक्लियोटाइड को जब हमने सीधा लगाया है तो थायमीन को या उसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड को सामने लाने के लिए हमें वो बेस उल्टी करनी पड़ेगी, ताकि क्या हो, डीएनए का स्ट्रक्चर भी डिस्टर्ब ना हो और जो थायमीन है वो क्रॉस में आ जाए। फॉर एग्जांपल इधर देखिए, मैं एक और बेस बनाता हूं, एक और बेस मैंने बना ली। इसके साथ मैंने क्या बना लिया, ये देखिए, ये सी, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और ये इसके साथ जुड़ गया। ठीक है, ये स्ट्रैंड तो बन गया। यहां पर क्या मौजूद है? मेरे पास ग्वानिन मौजूद है। अगर मुझे ग्वानिन को साइटोसिन के साथ जोड़ना है तो डेफिनेटली मुझे क्या करना होगा? यहां पर सी, उसके साथ जुड़ा हुआ है पी, फिर अब देखिएगा ओ, ये कार्बन नंबर 1 है, इस कार्बन नंबर 1 के साथ मुझे क्या जोड़ना होगा? सी। अब इनके दरमियान में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे। तो याद रखिए, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। जी, एंटी पैरेलल का मतलब समझाएंगे मुझे? पहले मुझे बताइए पैरेलल का क्या मतलब होता है? और जी, और एंटी का क्या मतलब होता है? बिल्कुल उलट। अगर एक का रुख नीचे से ऊपर की जानिब है तो दूसरे का रुख ऊपर से नीचे की जानिब होगा। किस वजह से? दोनों बेसिस को आमने सामने लाकर बॉन्ड्स बनवाने के लिए आपको एक न्यूक्लियोटाइड को अगर आप सीधा रख रहे हैं तो दूसरे न्यूक्लियोटाइड को आपको उल्टा रखना पड़ेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर एक न्यूक्लियोटाइड का 5 एंड ऊपर है तो दूसरे न्यूक्लियोटाइड को उल्टा करने की वजह से उसका 3 एंड ऊपर आ जाएगा। जी, ये बात समझ आई कि नहीं आई? इस बात को जरा क्लियर करें। ये बात जो है वो अच्छे तरीके से आप बेशक बोर्ड देख लें थोड़ी देर के लिए कि मैंने क्या बताया है, और अगर आपका क्वेश्चन है तो बताइए मुझे। जी बेटा। क्लियर है? क्लास में है कौन कौन? आप दो ही हो बस? अच्छा, सुरेश भी आ गए। आइए, तशरीफ लाइए बेटा। आप कब क्लास में तशरीफ लाए हैं? अच्छा, 20 मिनट वैसे क्लास स्टार्ट हुए भी नहीं हुए, लेकिन बहरहाल आप काफी दिन बाद आए हैं इसलिए पूछ रहा था। खैर, जी बेटा, क्लियर हो गया? अच्छा, क्लियर हो गया टॉपिक? ये बात क्लियर होगी एंटी पैरेलल क्यों है। अगर एक का स्ट्रैंड 5 है, 5 प्राइम है, तो दूसरे का 3 प्राइम क्यों है, ये बहुत क्लियर होनी चाहिए बात। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए, आपकी बुक खोल लेते हैं, हमारी बुक में देख लीजिए, ये 3 है। इसका क्या मतलब हुआ? इसकी पोजीशन कुछ ऐसे है, ये और इसका जो थर्ड कार्बन है वो फ्री है, ये थर्ड कार्बन। इसका मतलब है इसको आप 3 का नाम दे देंगे। और अगर ये 3 है तो इसका जो एंड होगा वो क्या होगा? वो 5 होगा। तो यहां पर कार्बन नंबर 5 फ्री है। ठीक है, ये 3 to 5 है, ये स्ट्रैंड कहलाएगा 3 प्राइम to 5 प्राइम। और नेसेसरीली इसका जो उल्टा वाला स्ट्रैंड होगा वो इस तरह से होगा, ऐसे। इसमें ये नाइट्रोजनस बेस आ गई। ठीक है, ये नाइट्रोजनस बेस आ गई। तो इसकी ये वाला, ये नाइट्रोजनस बेस का क्या मतलब है? कार्बन नंबर 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा। 3 फ्री है तो ये एंड कौन सा हुआ? 3। और यहां पर इसको दोबारा से अगर आप एक उल्टी बेस बनाते हैं, ओहो, ऐसे, ये नाइट्रोजनस बेस यानी कार्बन नंबर 1, 2, 3। ये 3 जो है ये ऊपर बॉन्ड बना रहा है, 4, यहां पर 5th है। इसका क्या मतलब है? यहां 5th फ्री है, तो 3 प्राइम 5 प्राइम। और ये उल्टे क्यों हैं? क्योंकि नाइट्रोजनस बेसिस को क्रॉस में लाने के लिए आपको न्यूक्लियोटाइड्स को उल्टा करना पड़ेगा। ये नाइट्रोजनस बेस के क्रॉसेस है। ठीक है, सो इस वजह से एक तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम हमें जो है वो क्लियर हो गया। दूसरा, इनका एंटी पैरेलल होना क्लियर होना जरूरी है कि ये एंटी पैरेलल क्यों होते हैं, ये भी हमें जो है बात काफी हद तक क्लियर होगी। ठीक हो गया? तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है डीएनए के हवाले से। अच्छा, एक आखिरी बात रह गई जो कि बड़ी शुरू में हो जानी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं मैंने वो क्यों नहीं की। मुझे मेरे जहन में, ऑब्वियसली मेरे जहन में जो है वो ये बात नहीं रही थी। वो क्या बात थी
कि डीएनए और आरएनए के एक फ़र्क में मैं आपको बता रहा था कि जो डीएनए है उसकी जो एब्रीविएशन होती है वो होती है डीऑक्सी राइबो, और आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबो और राइबो। अब इसमें डीऑक्सी राइबो का क्या मतलब है बेटा, याद रखिए, ये एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड होता है डीएनए का कि जिसमें कार्बन नंबर 1 के पास यहाँ H होता है, यहाँ नाइट्रोजनस बेस होती है। कार्बन नंबर 2 के पास यहाँ H होता है, यहाँ पर राइबोज में OH होता है। कार्बन नंबर 3 के पास यहाँ H होता है, यहाँ पर OH होता है। कार्बन नंबर 4 के पास यहाँ H होता है और ऊपर ये जुड़ा हुआ होता है C के साथ, और राइबोज में ये जो C होता है ये CH2OH बनाता है। अब जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात। बेटा कार्बन नंबर 5 पर गौर करें। कार्बन नंबर 5 पे इस OH की जगह क्या लग जाना है? कार्बन नंबर 5 पे इस OH की जगह क्या लगेगा? ये OH हट जाएगा। जी बोले। जी बहुत अच्छे, शाबाश जी, बिल्कुल बिल्कुल। इस OH की जगह कार्बन नंबर 5 पे लग जाएगा फॉस्फेट, OPO कर लें आप। ठीक है, फॉस्फेट लग जाएगा जी। एक OH खत्म हो गया, एक OH रिमूव हो गया। कितने OH रह गए जरा गौर करें मॉलिक्यूल में? 2 रह गए ना। अच्छा जी, इस वाले OH के साथ नीचे क्या बन जाना है? ये कार्बन नंबर 3 है, इस वाले OH के साथ नीचे क्या बनेगा? यहां भी फॉस्फेट ग्रुप लग गया। इसका क्या मतलब है? और ये H रिमूव किया जाता है ना, आपको याद होगा, ये H हम रिमूव करते हैं ताकि हम एस्टर बना सकें। क्यों जी, ये याद है आप लोगों को? ये वाला H हम रिमूव करते हैं ना ताकि हम एस्टर बना सकें। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बेटा एक यहां से गया OH, एक यहां से गया OH। ये बात अभी तक समझ आई है? किसी को समझ नहीं आई तो रिपीट करवा ले मेरे से। जुरेज आपको पिछले लेक्चर देखने पड़ेंगे बेटा, ये बात आप गौर से देख लें अच्छे तरीके से, उसके बाद आप पिछले लेक्चर देखते रहिएगा तो आपको साथ साथ समझ आती जाएगी। जी कासिम, कासिम और दूसरा कौन बैठा है? हुजैफा जी। ये बात क्लियर है बेटा? कासिम में बोल दे यार, कहीं वीडियो, हाँ पक्की गल है ना? वीडियो कॉल ऑन करके कहीं इधर उधर तो नहीं चला गया जी। मैं रिपीट करता हूं, यहां पर जो OH था उसमें से H हटा के हमने उसको लगा दिया फॉस्फेट के साथ। ठीक हो गया। यहां पर जो OH था उसमें से भी हमने O हटा के H हटा के उसको किसके साथ लगा दिया? फॉस्फेट ग्रुप के साथ। आखिरी OH रह गया। ये जो आखिरी OH रह गया है, इस OH में से हम ऑक्सीजन निकाल के इस जगह क्या ऐड कर देते हैं? H ऐड कर देते हैं। इसकी बहुत सी रीजंस हैं, लेकिन जब हमने डीएनए का न्यूक्लियोटाइड बनाना होता है तो हम इसमें से तमाम हाइड्रोक्सिल ग्रुप को खत्म कर देते हैं। ना यहां हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहा, ना यहां रहा फॉस्फोडाइएस्टर की वजह से, ना यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहा, ना यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहा। आखिरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप बचा था इस जगह पर, वो हम एंजाइम के जरिए रिमूव करके उसकी जगह क्या लगा देंगे? H। जब हम तमाम ऑक्सीजन को बिजी कर देंगे, कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं रहने देंगे, और खास तौर पर कार्बन नंबर 2 से ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे, तो इस वजह से आप इस न्यूक्लियोटाइड को क्या कहेंगे? डीऑक्सी। हाइड्रोजन कार्बन नंबर 2 से ऑक्सीजन का रिमूव करना इस न्यूक्लियोटाइड को क्या बना देता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो इसका क्या मतलब हुआ? आप जो है वो जब भी इसकी डेफिनेशन लिखेंगे उसमें आप क्या लिखेंगे? कार्बन नंबर
2 का जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसको आपने रिमूव करके उसकी जगह सिर्फ H लगा दिया है, जिसकी वजह से आप इसको कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्लियर होगी बात जी बच्चे? ये बात क्लियर है? इट मस्ट बी क्लियर। ये कार्बन नंबर 1 2, अच्छा इसमें ये अब मैंने आरएनए बनाया, ये राइबोन्यूक्लिक एसिड है, तो आरएनए में कार्बन नंबर 2 के पास OH होता है। इसकी बहुत सी रीजंस है, ये मैं फिलहाल रीजंस में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि रीजंस जो है वो एमडी कैट में आप लोग ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, लिहाजा इन रीजंस को फिलहाल इग्नोर कर दें, ठीक है। तो आरएनए जो है उसमें कार्बन नंबर 2 के पास OH होता है, लेकिन डीएनए में कार्बन नंबर 2 के पास OH नहीं होता, ठीक है। तो ये जो है वो इन दोनों को आपस में डिफरेंशिएट करता है कि कार्बन नंबर जो डीएनए है उसको डीऑक्सी क्यों कहा जाता है और जो आरएनए है उसको डीऑक्सी क्यों कहा जाता है, ठीक हो गया। ये यहाँ पर जो है वो हमारा डीएनए का आर्टिकल आखिरकार इख्तिताम को पहुंचा, जो बहुत पहले पहुंच जाना था अगर इसके पहले 2 लेक्चर्स में मेरे पास मेरे लैपटॉप का इशू ना होता। एक्चुअली लैपटॉप का इशू था, शायद नेट का इतना इशू नहीं था। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट आर्टिकल जनाब, आरएनए या राइबोन्यूक्लिक एसिड। बहुत सिंपल, बहुत ही मज़ेदार आर्टिकल है, ठीक है। लेकिन इस आर्टिकल को समझने से पहले थोड़ी सी चंद एक बातें जो हैं वो हम करेंगे ताकि हमें जो है वो बहुत सी जो आगे की प्रॉब्लम्स हैं उससे हम क्लियर हो जाएं। बेटा ये एक सेल है और ये जो सेल है इसके थोड़ी सी ड्राइंग बना लें अच्छी तरह। जो बननी थी वो भी वाहियात होगी। बहरहाल जो सेल है उसका एक सेंट्रल न्यूक्लियस है, ठीक है। तो सेंट्रल न्यूक्लियस है, उसके अंदर हम क्या बात किया करते हैं आमतौर पर कि एक अदद मौजूद होता है डीएनए। एक अदद नहीं बल्कि अगर आप ह्यूमन की बात करेंगे तो 46 धागे मौजूद होते हैं, 46 धागे मौजूद होते हैं डीएनए के। और हमने कहा था कि जब डीएनए को एक खास प्रोसेस से गुजारा जाता है, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन कैसे बनती है, ये काफ़ी अच्छे तरीके से बात डिस्कस हुई थी। प्रोटीन बनती है कि जब हम पहले डीएनए से बनाते हैं मैसेंजर आरएनए और मैसेंजर आरएनए से हम उसके बाद बनाते हैं प्रोटीन, ठीक है। ये हमने पहले भी बात की हुई है। तो याद रखिए कि जब हम डीएनए को डिकोड करना शुरू करते हैं तो उससे सबसे पहले हम बनाते हैं मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए आरएनए हमेशा 3 टाइप्स का होता है बेटा। अब आइए टॉपिक के ऊपर। आरएनए 3 टाइप्स का होता है। पहली टाइप का आरएनए होता है मैसेंजर आरएनए, दूसरी टाइप का आरएनए होता है ट्रांसफर आरएनए, और तीसरी टाइप का आरएनए होता है जिसको हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। ये 3 तरह के आरएनए जो हैं वो बेसिकली, और भी होते हैं वैसे, स्मॉल न्यूक्लियोटाइड एसएनआरएनए और भी होते हैं, फिलहाल उसको छोड़ दें। ये 3 टाइप्स के आरएनए बेसिकली हमारे सेल्स में मौजूद होते हैं, ठीक है। मैसेंजर आरएनए का काम क्या होता है? मैसेंजर आरएनए का काम ये होता है कि प्रोटीन का जो कोड है वो लेकर आए। देखिए जो लाने वाला होता है, जो हिदायत लाने वाला होता है, उसको क्या कहते हैं? नबी की इंग्लिश क्या होती है? प्रॉफिट। लेकिन जो पैगंबर होता है उसकी इंग्लिश क्या होती है? मैसेंजर, पैगाम लाने वाला। ये मैं वैसे ही एग्जांपल दे रहा हूं। हर पैगाम लाने वाला मैसेंजर होता है। प्रोटीन की कोडिंग का पैगाम लाने वाला आरएनए मैसेंजर आरएनए कहलाएगा, जो प्रोटीन की कोडिंग को आगे लेकर आएगा। अब आपको एक और बात भी पता है कि जब ये मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से निकलता है तो इसको डीकोड करना होता है, और इसको डीकोड करने का काम आपको अच्छे तरीके से पता है कि इसके पास होता है राइबोसोम के पास, ठीक है। ये राइबोसोम जो है ये काबू कर लेता है मैसेंजर आरएनए को, अपने अंदर काबू करता है और उससे क्या बनाना शुरू करता है, आपको अच्छे तरीके इससे याद होगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जिसके आगे ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में चेंज होती है, ठीक है। तो जो आरएनए है इसको डिकोड करने के लिए, देखें राइबोसोम के बारे में हमने क्या कहा है कि राइबोसोम इसको रीड करता है। राइबोसोम मैसेंजर आरएनए को रीड करता है। तो रीड करने के लिए राइबोसोम के अपने पास भी एक आरएनए होता है, यानी कि
टू रीड एमआरएनए, एमआरएनए को रीड करने के लिए राइबोसोम हैज इट्स ओन आरएनए, राइबोसोम के पास उसका अपना आरएनए होता है मैसेंजर आरएनए को रीड करने के लिए। उसके ऊपर इंफॉर्मेशन क्या है, उसके ऊपर कौन सी इंफॉर्मेशन है जो जिससे प्रोटीन बनानी है, तो उसको रीड करने के लिए राइबोसोम के पास एक अदद आरएनए होता है कि ये पता लगाया जाए कि अब डीएनए ने कौन सी मालूमात भेजी है, कौन सी प्रोटीन बनानी है। वो आरएनए जो राइबोसोम के पास होता है मैसेंजर आरएनए को रीड करने के लिए, वो आरएनए क्या कहलाता है, राइबोसोमल आरएनए। यानी यूं कह लें, आप लोगों ने इंटरप्रेटर का नाम सुने कभी? इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर मैं आपको बताता हूं। आप लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से जो ममालिक हैं उनके जो सुदूर हैं वो ऐसे हैं कि जब वो आपस में बैठे होते हैं आमने सामने तो एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं जानते होते, तो उनको किसकी जरूरत पड़ती है? ट्रांसलेटर की, इंटरप्रेटर की। ठीक है, इंटरप्रेटर की इनको जो है वो जरूरत पड़ती है। अब वो जो इंटरप्रेटर होता है वो क्या करता है, एक की तरफ से पैगाम आया, उसको तर्जुमा करके आगे वाले को दिया। तो ये प्रोटीन के बनने में इंटरप्रेटर कौन है, तर्जुमा कौन कर रहा है? जी, प्रोटीन के बनने के लिए आने वाले पैगाम की ट्रांसलेशन, इसीलिए तो आप प्रोटीन के बनने को क्या कहते हैं, आप प्रोटीन के बनने को नाम देते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, प्रोटीन के बनने को इसीलिए तो ट्रांसलेशन का नाम दिया जाता है। आने वाले पैगाम को इंटरप्रेट करके प्रोटीन में कन्वर्ट करना, यानी इंटरप्रेटर का काम करना राइबोसोम का काम। अच्छा ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इंटरप्रेटर का काम राइबोसोम कर रहा है, ये बात क्लियर हो गई। तो इंटरप्रेटर होने के लिए भी तो डिग्री की जरूरत है ना, लैंग्वेज चाहिए। राइबोसोम के पास कौन सी डिग्री है इंटरप्रेटर होने के लिए? अब मजा आएगा, कौन सी डिग्री है? वेल डन। जो राइबोसोम है वो इंटरप्रेटर यानी तर्जुमान के तौर पर कब क्वालिफाई होगा, जब उसके पास राइबोसोमल आरएनए मौजूद हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये जो पैगाम आ रहा है इसको रीड करके पैगाम बनाने के लिए डिग्री चाहिए, और वो डिग्री राइबोसोमल आरएनए है जो राइबोसोम के अंदर होती है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट बात के ऊपर। तीसरी चीज रहेगी ट्रांसफर आरएनए। अच्छा बेटा, ये जो जब ये न्यूक्लियोटाइड बनाई जाती है, तो सॉरी पॉलीपेप्टाइड बनाई जाती है, तो आपको पता है प्रोटीन बनाने के लिए आपको किन को जोड़ना पड़ता है? अमाइनो एसिड को जोड़ना पड़ता है ना। जैसा पैगाम आता है वैसे ही अमाइनो एसिड को जोड़ना पड़ता है। तो ये अमाइनो एसिड को जोड़ने के लिए अमाइनो एसिड को सप्लाई भी तो करना है। तो इन अमाइनो एसिड को सप्लाई करने का काम कौन करता है? ट्रांसफर आरएनए। मतलब ये कि इन अमाइनो एसिड को जोड़ना तो काम है। देखें, पेप्टाइड बॉन्ड किसका काम है बनवाना? राइबोसोम का। लेकिन भाई अमाइनो एसिड आएगा तो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा ना। तो अमाइनो एसिड कौन लाता है? ट्रांसफर आरएनए, ये स्मगलर है। ये अमाइनो एसिड प्रोवाइड करता, सॉरी ये नहीं, सॉरी गलत हो गया। ये ट्रांसफर आरएनए जो है वो स्मगलर है जो अमाइनो एसिड प्रोवाइड करेगा ताकि उसको प्रोटीन में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, सो मैसेज लाने वाला मैसेंजर, डीकोड करने वाला राइबोसोमल है, और उसको डीकोड करने के लिए जो सामान चाहिए वो प्रोवाइड करने वाला ट्रांसफर आरएनए। ठीक हो गया। अच्छा, यहां से आगे जो है वो एक छोटी सी बात, अब बहुत ही मुख्तसर सी बात रह गई। आरएनए जो है वो तकरीबन खत्म ही हो गया। याद रखिए कि वी हैव सिंगल आरएनए, सिंगल ट्रांसफर आरएनए फॉर एवरी अमाइनो एसिड। हमने क्या कहा, ट्रांसफर आरएनए का काम क्या है? अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट करना। लेकिन याद रखिए कि हमें हर अमाइनो एसिड के लिए अलग अलग ट्रांसफर आरएनए चाहिए होगा।
मतलब ये है कि अगर आपने ग्लाइसीन लेकर आना है, आपने ग्लाइसाइल एलानीन बनाया था ना जब आपने पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का वो फिनोमिना पढ़ा था अपनी बुक में, अगर आपने ग्लाइसीन लेकर आना है तो उसका ट्रांसफर आरएनए अलग होगा। अगर आपने एलानीन लेकर आना है तो उसका ट्रांसफर आरएनए अलग होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा, कितने एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं टोटल? बेसिकली 20 हैं, 10 हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे सेल में आवर सेल मस्ट हैव 20 ट्रांसफर आरएनए। अगर आपने प्रोटीन बनानी है तो हर अमाइनो एसिड के लिए अलग ट्रांसफर आरएनए चाहिए। हर अमाइनो एसिड के लिए अलग ट्रांसफर आरएनए चाहिए। अगर आपको हर अमाइनो एसिड के लिए अलग ट्रांसफर आरएनए चाहिए तो कम से कम 20 ट्रांसफर आरएनए आपके सेल में मौजूद होने चाहिए ताकि प्रोटीन बनाई जा सके, अमाइनो एसिड जोड़े जा सके। ये बात क्लियर हुई? ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए कि जो ट्रांसफर आरएनए होता है उसको हर ट्रांसफर आरएनए अलग अमाइनो एसिड को कैरी करता है। तो अगर आपने कम से कम 20 भी यूज करने हैं तो आपको 20 छोटे छोटे ट्रांसफर आरएनए चाहिए होंगे जोड़ने के लिए, ठीक है। तो ये जो है बड़ा जरूरी है क्योंकि हर अमाइनो एसिड अलग ट्रांसफर आरएनए यूज करता है। ट्रांसफर आरएनए ऐसा नहीं होता कि एक ट्रांसफर आरएनए सारा सामान उठा के ला रहा है, नहीं, एक ट्रांसफर आरएनए एक अमाइनो एसिड। अगर ग्लाइसीन है तो ट्रांसफर आरएनए ग्लाइसीन के लिए एक यूज होगा। ये नहीं होगा कि जो एलेनिन को कैरी कर रहा है वही ग्लाइसीन को कैरी करेगा, नहीं, एलेनिन को कैरी करने वाला अलग है, वो किसी और को कैरी नहीं कर सकता। ग्लाइसीन को कैरी करने वाला अलग है, वो किसी और को कैरी नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसके बाद जो है वो बेसिकली आप लोगों की बुक में जो बाकी बातें हैं वो रीडिंग है। ये यहाँ पर जो आरएनए के बारे में उन्होंने लिखा हुआ ना वो रीडिंग है। जी बेटा, ट्रांसफर आरएनए क्या कह रहे हैं आप? खुद क्या दोबारा बोलें, खुद खुद कहां से आता है बेटा? वो डीएनए से बनता है। याद रखिए जितने आरएनए बनने सारे डीएनए से है। डिपेंड करता है फंक्शन क्या है। ये प्रोटीन बनाने का लेकर याद रखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, ये मैं आपको बता देता हूं। तीनों टाइप्स के आरएनए बनने किससे हैं? डीएनए से। ये अंडरस्टूड है, लेकिन इन तीनों का फंक्शन क्या है वो अलग बात है। जो जिसका फंक्शन है उसको आप नाम देंगे। तो ये डीएनए से ही आते हैं, राइबोसोमल हो, ट्रांसफर हो या मैसेंजर हो, ठीक है। अच्छा, राइबोसोमल आरएनए के बारे में एक बात और सुन लीजिए कि राइबोसोम जो है वो दो चीजों से बना हुआ होता है। राइबोसोम का जो अपना स्ट्रक्चर है वो बना हुआ होता है प्रोटीन से। राइबोसोम का अपना स्ट्रक्चर प्रोटीन से बना हुआ होता है और इसके अंदर क्या मौजूद होता है? इसके अंदर होता है राइबोसोमल आरएनए। तो इस यहाँ पर आपकी बुक में लिखा हुआ है कि राइबोसोम में 50% प्रोटीन होती है जो राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। ये मैंने बताया ना कि राइबोसोम का अपना स्ट्रक्चर प्रोटीन से बनता है और 50% उसके अंदर क्या स्टोर होता है? 50% उसके अंदर स्टोर होता है राइबोसोमल आरएनए। ठीक हो गया? जी बेटा, क्लियर है? आपने भी सवाल पूछा था बेटा, आपको क्लियर हो गया हुज़ैफा? अच्छा, अब आखिरी आर्टिकल है छोटा सा, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। बच्चे, इन कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की बहुत ज्यादा अहमियत है, बहुत ही ज्यादा अहमियत है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो है वो आपको अच्छे तरीके से पता है कि डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से आप बनाते हैं प्रोटीन, ठीक है। और ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन आगे पता कहाँ भेजी जाती है? ये प्रोटीन आगे भेजी जाती है गोल्जी में, गोल्जी अपरेटस में। अगर आपने इसको सेल से बाहर भेजना है ना, गोल्जी अपरेटस क्या करता है? गोल्जी अपरेटस का काम होता है प्रोटीन को प्रोसेस करना। प्रोसेस से क्या मुराद है? प्रोसेस से मुराद ये है कि जो गोल्जी अपरेटस है वो प्रोटीन के साथ एक फुंदना लगा देता है। फुंदना वो समझते हैं? फुंदना होता है कि किसी भी चीज के साथ कोई और चीज अटैच कर देना। ये प्रोटीन के साथ अटैच कर देता है कार्बोहाइड्रेट। ये एक सिग्नल होता है कि भाई ये अपनी ही चीज है, क्योंकि बाद वक्त ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में कोई प्रोटीन आए ना तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। तो गोल्जी अपरेटस क्या करता है? वो प्रोटीन की पैकेजिंग करके उसके साथ कार्बोहाइड्रेट लगा देता है। ऐसा फिनोमिना जिसमें दो तरह के मैक्रो मॉलिक्यूल को कंबाइन किया जाए
दो तरह के मैक्रो मॉलिक्यूल को कंबाइन करके फंक्शनल बनाया जाए, ऐसा मॉलिक्यूल कहलाता है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। मतलब आपने क्या किया, प्रोटीन को सेल से बाहर भेजने के लिए आपने उसके साथ छोटा सा कार्बोहाइड्रेट लगा दिया। फॉर एग्जांपल, आपके पास ये एक टर्शरी स्ट्रक्चर की प्रोटीन है, ठीक है, टर्शरी स्ट्रक्चर की प्रोटीन है, और आपने उसको भेजना है सेल से बाहर। तो आप उसके साथ एक टैग लगा देते हैं, भाई ये मेरी गाड़ी है। वो होता है ना सोसाइटी के अंदर जो है, वो एंटर होने के लिए सोसाइटी वाले क्या करते हैं, अपनी सोसाइटी का टैग लगा देते हैं उस गाड़ी के ऊपर। तो ये कार्बोहाइड्रेट एक टैग के तौर पे काम करता है। और जब आप जो है वो बाहर भेजते हैं उस प्रोटीन को, तो उसके साथ कार्बोहाइड्रेट लगा हुआ होता है। जब दो मैक्रो मॉलिक्यूल को ज्वाइन किया, जो दो डिफरेंट नेचर के मॉलिक्यूल को ज्वाइन किया जाता है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को आप कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे बेटा न्यूक्लियोसोम क्या था, आपने टेंथ में पढ़ा था, न्यूक्लियोसोम क्या होता है? जरा जल्दी से आंसर करें, 7-5 हो चुके हैं, जल्दी से। आपने पढ़ा था कि जो हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए उसके गिर्द रैप होता है, एक बॉल होता है हिस्टोन प्रोटीन का, ठीक है, और जो डीएनए होता है वो उसके इर्द गिर्द रैप हुआ हुआ होता है। अब देखें, डीएनए क्या है? डीएनए मॉलिक्यूल है ना? बोले, डीएनए मॉलिक्यूल है ना, डीएनए मॉलिक्यूल है। आपने और हिस्टोन क्या है? हिस्टोन है प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या हुआ? प्रोटीन भी मॉलिक्यूल हुआ। हिस्टोन, डीएनए भी मॉलिक्यूल, हिस्टोन भी मॉलिक्यूल। जब आप डीएनए और हिस्टोन को जोड़ देते हैं तो ये चीज क्या कहलाती है? ये चीज कहलाती है न्यूक्लियोहिस्टोन। न्यूक्लियोहिस्टोन एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। याद रखिए, आपने क्या किया है, आपने प्रोटीन के गिर्द डीएनए को रैप कर दिया। जब आपने प्रोटीन के गिर्द डीएनए को रैप किया तो डीएनए जो है वो प्रोटीन से जुड़ गया। डीएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड। और हिस्टोन क्या है? प्रोटीन। तो जब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन मिलेंगे तो आप उस पूरे कंपाउंड को क्या नाम देंगे? उस पूरे कंपाउंड को न्यूक्लियो प्रोटीन या न्यूक्लियो हिस्टोन का नाम देंगे। इसी तरीके से जब आप लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट को जोड़ देंगे, एक कार्बोहाइड्रेट है उसको आपने लिपिड के साथ जोड़ दिया, कार्बोहाइड्रेट उसको आपने लिपिड के साथ जोड़ दिया, तो वो क्या कहलाएगा? ग्लाइकोलिपिड। वो ग्लाइकोलिपिड कहलाएगा। मतलब एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? जिसके साथ लिपिड का मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से अगर आप एक लिपिड जो है, एक लिपिड, उसके साथ आप क्या जोड़ देते हैं? उस लिपिड के साथ आप जोड़ देते हैं प्रोटीन। अगर आप लिपिड के साथ प्रोटीन जोड़ देते हैं तो इस कंपाउंड को क्या कहेंगे जी? जल्दी से बोले, इस कंपाउंड को क्या कहेंगे? लिपोप्रोटीन। बिल्कुल सही है। तो यहां से हमें क्या समझ आया कि जब दो डिफरेंट नेचर के मॉलिक्यूल्स को कंबाइन किया जाएगा, जब दो डिफरेंट नेचर के मैक्रो मॉलिक्यूल को कंबाइन करके सिंगल मॉलिक्यूल बनाया जाएगा, तो ऐसा बड़ा सिंगल मॉलिक्यूल, डिफरेंट नेचर के मॉलिक्यूल से मिलकर बनने वाला सिंगल मॉलिक्यूल कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहलाता है। ठीक है, और इसका बहुत यूज है हमारी बॉडी में। जी बेटा, क्लियर? गुड हो गया। ठीक है बच्चे।